चलिए आज बात करते हैं भारत के आधुनिक इतिहास के एक ऐसे पन्ने की जिसे भूलना नामुमकिन है। 1984 के सिख विरोधी दंगे। और हाँ, ये पूरी बातचीत सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल रिपोर्ट्स और जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हैं उन्हीं पर बेस्ड होगी। ये जो शब्द स्क्रीन पर हैं, ये उस वक्त के प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हैं। हिंसा के ठीक बाद दिया गया ये बयान आज भी बहुत विवादास्पद है। ये उस समय के माहौल के बारे में बहुत कुछ कहता है ना? तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम कैसे आगे बढ़ेंगे? सबसे पहले देखेंगे कि इसकी जड़ कहाँ थी, यानी ऑपरेशन ब्लू स्टार। फिर बात होगी उस हत्या की जिसके बाद हिंसा भड़की। हम ये भी समझेंगे कि ये दंगे आखिर हुए कैसे, उनकी बनावट क्या थी। फिर आएंगे मिलीभगत के गंभीर आरोपों पर, दशकों तक चली जांच पर, और आखिर में हम देखेंगे कि इसकी विरासत क्या है और न्याय की तलाश आज भी कहाँ खड़ी है। तो शुरुआत करने के लिए हमें नवंबर 1984 से थोड़ा पीछे चलना होगा, ठीक उसी साल जून के महीने में। तो ये ऑपरेशन ब्लू स्टार था क्या? देखिए, जून 1984 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने एक मिलिट्री ऑपरेशन का ऑर्डर दिया। मकसद था सिख मिलिटेंट लीडर जरनैल सिंह भिंडरावाले और उनके हथियारबंद साथियों को अमृतसर के गोल्डन टेम्पल कॉम्प्लेक्स से बाहर निकालना। अब सिखों के लिए ये उनकी सबसे पवित्र जगह है, तो जाहिर है इस मिलिट्री एक्शन को बहुत से सिखों ने बेअदबी माना और इससे दुनिया भर में बहुत ज्यादा गुस्सा फैला। ठीक है, तो ऑपरेशन ब्लू स्टार के 4 महीने बाद एक ऐसी घटना हुई जिसने सीधे सीधे इन दंगों की आग लगा दी, और देखते ही देखते कुछ ही घंटों में पूरा देश जैसे एक अराजकता में डूब गया। वो तारीख थी 31 अक्टूबर 1984। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई, और यह हत्या की उन्हीं के 2 सिख बॉडीगार्ड्स ने जो इसे ऑपरेशन ब्लू स्टार का बदला मानते थे। इसके बाद जो हुआ, लोगों का दुख, उनका गुस्सा बहुत तेजी से एक पूरे समुदाय के खिलाफ हिंसा में बदल गया। और ये हिंसा कितनी भयानक थी, इसका अंदाजा आप इन आंकड़ों से लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात है। सरकारी आंकड़े कहते हैं कि करीब 3,350 लोग मारे गए। वहीं दूसरी तरफ जो इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं उनके अनुमान देखिए, 8,000 से लेकर 17,000 या उससे भी ज्यादा। कितना बड़ा फर्क है ना? बात सिर्फ मौतों तक ही सीमित नहीं थी। इस त्रासदी का एक और बहुत बड़ा पहलू था विस्थापन। ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स के मुताबिक 50,000 से भी ज्यादा सिखों को अपने घर बार छोड़कर भागना पड़ा। मतलब इसका असर मरने वालों की गिनती से कहीं कहीं ज्यादा गहरा था। तो अब तक हमने बात की कि क्या हुआ, अब सवाल यह है कि कैसे हुआ। क्योंकि जब हम हिंसा के तरीकों को देखते हैं तो ये समझ आता है कि ये कोई अचानक भड़की हुई भीड़ का गुस्सा नहीं था। इसमें एक ऑर्गेनाइज्ड, एक सिस्टमैटिक तरीके से की गई हिंसा के सबूत मिलते हैं। पहले 72 घंटे ये बहुत क्रिटिकल थे। देखिए, 31 अक्टूबर की शाम को गांधी जी की हत्या होती है और खून का बदला खून जैसे नारे लगने लगते हैं। दिल्ली में छोटे मोटे हमले शुरू हो जाते हैं। 1 नवंबर आते आते सड़कों पर हथियारबंद संगठित भीड़ उतर आती है। बड़े पैमाने पर कत्लेआम, लूटपाट और आगजनी शुरू हो जाती है। कर्फ्यू का ऐलान तो होता है पर उसे लागू नहीं किया जाता। 2 नवंबर को भी हिंसा बिना रोक टोक चलती रहती है। आर्मी को बुलाया जाता है पर रिपोर्ट्स कहती हैं कि पुलिस से उन्हें सहयोग नहीं मिला। और फिर 3 नवंबर को जाकर जब आर्मी और पुलिस साथ में काम करना शुरू करते हैं, तब जाकर हिंसा थोड़ी कम होती है। और ये भीड़, ये कोई आम भीड़ नहीं थी। उनके हथियार देखिए, लोहे की रॉड, चाकू, डंडे, आग लगाने के लिए केरोसिन और दूसरी चीजें। लेकिन जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाली और डरावनी बात है वो ये कि सिख घरों और दुकानों की पहचान के लिए वोटर लिस्ट, स्कूल फॉर्म, यहाँ तक कि राशन कार्ड तक का इस्तेमाल किया गया। घरों पर एस का निशान लगाया गया ताकि हमलावरों को पता चल सके कि हमला कहाँ करना है। ये सब किसी तैयारी की तरफ इशारा करता है। और यहीं से हम इस कहानी के सबसे परेशान करने वाले हिस्से पर आते हैं। ये वो आरोप हैं जो कहते हैं कि जो सरकारी मशीनरी थी वो या तो फेल हो गई या शायद वो इन अपराधियों की मदद ही कर रही थी। और ये सिर्फ कोई आरोप नहीं है। ये लाइन देखिए, ये सरकार के बनाए हुए जस्टिस नानावती कमीशन की रिपोर्ट से है। रिपोर्ट कहती है कि दिल्ली पुलिस न सिर्फ सिखों और उनकी प्रॉपर्टी की रक्षा करने में लापरवाह थी, बल्कि शायद ऐसे हमलों में मिलीभगत या उन्हें उकसाया भी। सोचिए, ये एक ऑफिशियल कमीशन कह रहा है। तो आरोप क्या क्या थे? पहला, कि पुलिस ने अपनी आंखों के सामने हमले होते देखे और कुछ नहीं किया। दूसरा, कि जो सिख अपनी रक्षा करने की कोशिश कर रहे थे, पुलिस ने उन्हीं के हथियार छीन लिए। यहां तक कि फायर ब्रिगेड को उन इलाकों में जाने से रोका गया जहां सिखों की प्रॉपर्टी जल रही थी। केस या तो दर्ज ही नहीं किए गए या फिर जानबूझकर उनकी जांच खराब तरीके से की गई। और बार बार गवाहों ने सज्जन कुमार और HKL भगत जैसे कांग्रेस के बड़े नेताओं का नाम लिया कि वो भीड़ को उकसा रहे थे। तो हिंसा तो थम गई, लेकिन इसके बाद शुरू हुआ जवाबदेही तय करने का एक बहुत लंबा और सच कहें तो एक निराशाजनक सफर। ये जो आप लिस्ट देख रहे हैं, ये उन कमीशन और कमेटियों की है जो बनाई गई। मारवा कमीशन, मिश्रा कमीशन, नानावती कमीशन, एक के बाद एक दशकों तक ये सिलसिला चलता रहा। लेकिन अक्सर हुआ ये कि या तो जांच बीच में रोक दी गई या फिर जो भी नतीजे आए उन पर कभी पूरी तरह से एक्शन नहीं लिया गया। ये अपने आप में सच और इंसाफ की एक बहुत लंबी और थका देने वाली लड़ाई को दिखाता है। और मान लीजिए केस दर्ज हो भी गए तो भी इंसाफ मिलना मुश्किल था।
नानावती कमीशन ने खुद अपनी रिपोर्ट में लिखा कि पुलिस की जांच अक्सर लापरवाह, ऊपरी और गलतियों से भरी होती थी। नतीजा, ज्यादातर आरोपी कोर्ट से बरी हो गए। तो अब सवाल उठता है कि 1984 की उन घटनाओं का आज के भारत पर क्या असर है, इसकी विरासत क्या है? इसका असर बहुत गहरा और दूर तक जाने वाला रहा। इसने अलग अलग समुदायों के बीच एक गहरे अविश्वास और सदमे को जन्म दिया। इसने सशस्त्र सिख अलगाववादी खालिस्तान आंदोलन को और हवा दी। सालों बाद 2005 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने संसद में इसके लिए आधिकारिक तौर पर माफी भी मांगी। अकाल तख्त और कई इंटरनेशनल बॉडीज ने इन घटनाओं को नरसंहार या जेनोसाइड तक कहा है। और हाँ, दशकों के लंबे इंतजार के बाद 2018 में जाकर सज्जन कुमार जैसे एक बड़े नेता को सजा भी हुई। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है कि जब इंसाफ मिलने में दशकों की देरी हो जाए तो क्या वो सच में इंसाफ रह जाता है? वो आखिर किस शक्ल में मिलता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें न्याय, याददाश्त और एक देश के तौर पर हमारी जवाबदेही के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।